जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी और राहत भरी खबर, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि सरकार कुछ जवाब दे, जिसके लिए पेंशनर समाज हो या जेसीएम हो, अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जा रहे थे। और यह हद तो जब हो गई जब कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा कि आखिर आपने चुप्पी क्यों साध रखी। लेकिन 21 और 22 दो दिन यानी संसद के अंदर, राज्यसभा हो या लोकसभा, आपका मुद्दा गूंजा। यानी 8वें वेतन आयोग का A to Z सवाल पूछे गए, और वो सवाल जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, वो सवाल जिनसे हमको फायदा होने वाला है, वो सवाल जो हमारे जहन में होते हैं। और आखिर कब कहां, यानी 21 तारीख मानसून सत्र शुरू हुआ और उसके बाद 8वें वेतन आयोग के ऊपर सवाल पूछा गया। क्या आपने इसकी अधिसूचना जारी की है? क्या आप इसको लेके गंभीर हैं? यदि गंभीर हैं तो किसको फायदा मिलेगा, कब फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा, यानी हर बात। और केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे, जो पुराने मुद्दे हैं, क्या डीए मर्ज किया जाएगा, आप इसकी डेडलाइन तैयार करिए। उन्होंने कहा है क्या 5% पेंशन बढ़ोतरी, जो कि संसदीय समिति की सिफारिश है, इसके ऊपर आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है आपकी कम्यूटेशन रिकवरी जो 15 साल की जगह 12 साल है, इसके ऊपर जवाब दीजिए। सारे सवाल, यानी सारे सवाल, ये परफेक्ट वीडियो है सभी केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनरों का, जिसमें अभी तक 16 जनवरी 2025 से 22 जुलाई 2025 तक क्या क्या हुआ, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में तथ्यों के साथ में आपके सामने साझा करूंगा। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे हम सभी जानते हैं कि मानसून सत्र शुरू हुआ, जिसमें आप समझ सकते हो कि राज्यसभा और लोकसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब पहले बात, 21 तारीख को लोकसभा में किसने उठाया, क्या उठाया, फिर 22 तारीख को तो जबरदस्त पॉइंट पूछे गए और वित्त मंत्री साहब का जवाब सुनेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि प्रश्न संख्या 150 21 जुलाई को, और श्री टीआर बालू और आनंद भदौरिया जी ने यह सवाल पूछा, क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित किया गया है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। यानी उसको सरकारी अधिसूचना जारी हुई है नहीं है, कब होगी। जिस तरीके से मैं आपके साइड में एक गजट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, भारत का राजपत्र जे 7वें वेतन आयोग का है, अब इसका इंतजार है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद इसे स्थापित न करने के कारण क्या, यानी आपने क्यों देरी की। यानी देरी क्या मतलब, उन्होंने कहा है कि जनवरी में तो आपने चुनाव से पहले बोल दिया, लेकिन सरकारी पटल पर केंद्रीय कर्मचारियों को वो चीज देखने को नहीं मिली जो कि 7वें वेतन आयोग में गजट नोटिफिकेशन, और इसके अंदर सीधा दिया होता है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, सचिव कौन होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगी, यानी इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा और किस किस को फायदा होगा। ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद हमें पता चलेगा फिर आगे किस तरीके से सिफारिश होगी, कब घोषणा होगी, एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत यहां से होनी चाहिए। लेकिन जवाब क्या मिला, जवाब उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, आयोग के कार्य क्षेत्र क्या होंगे, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब लागू कर दिए जाएंगे। यानी ये आनंद भदौरिया और टीआर बालू के सवाल थे जो कि लोकसभा के अंदर थे। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों के सुझाव मांगे गए। यानी हमने घोषणा की है और हमने सुझाव मांगे, ये हमने काम किया जो शायद आपको न दिखाओ। उन्होंने कहा चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, रेलवे, मैंने सबको बोला है कि आपको क्या क्या चाहिए, ये बोला। फिर 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा है इसकी अधिसूचना बाकी है, गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, यानी सबसे पहले हम सुझाव ले रहे हैं, यानी उनको एनालिसिस कर रहे हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने तथा सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।
अब उन्होंने कहा है जब ये आयोग बन जाएगा और वो अपनी सिफारिशें देगा, सिफारिश सरकार, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन का काम होगा। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि आखिर कब इसकी घोषणा होगी। ये था लोकसभा के अंदर जवाब वित्त राज्य मंत्री का सवाल था आनंद भदौरिया का और टी.आर. बालू का। अब आप चाहोगे ये 21 तारीख का, अब 22 तारीख को जो धमाका होता है उसमें सीधी सीधी चीजें पूछी जाती हैं। अब क्या पूछा जाता है जरा ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा के अंदर श्री भुवनेश्वर कलिता साहब ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि वित्त मंत्री जरा अब इसके 2 कदम आगे की बातें पूछते हैं, बताने की ये कोशिश करें, कृपा करें। क्या सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए विचार्थ विषय तैयार करने हेतु जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी ने जो सुझाव भेजे हैं वो सुझाव क्या हैं? क्या सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी? क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कार्ड क्या है, जैसे फॉर्मेट है। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास जो पॉइंट आए जेसीएम की तरफ से, जो सुझाव हैं वो कौन से सुझाव आए आपने कंसीडर किए, और दूसरी बात कहिए क्या इनके ऊपर आप विचार करके, और कहा है और कौन कौन से हितधारक हैं, कौन कौन लोग हैं जिनको फायदा होगा। अब पूरा सवाल आ गया। अब इसके जवाब आप सुन के हैरान हो जाओ। इससे पहले ये सवाल और जेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जैसे कि उन्होंने आज से 4 दिन पहले एक निकाला था अपने उन्होंने ट्विटर अकाउंट से 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चिंतित हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच वेतन संशोधन की मांग टाली नहीं जा सकती। इसी विषय को लेकर देश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी से मुलाकात कर आग्रह किया है कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्द घोषित करें, आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के नाम की तुरंत घोषणा करें, रिपोर्ट समयबद्ध ढंग से तैयार हो ताकि इसे लागू करने में देरी न हो। आज का आर्थिक परिदृश्य कर्मचारियों को जरूरत के लिए ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। अब ये आप शिव गोपाल मिश्रा जी की तस्वीरें देख सकते हो और उनका आप ट्वीट दे, और उन्होंने कहा हमने कैबिनेट सचिव से बात किया है, और कैबिनेट सचिव आप समझ सकते हो बहुत बड़ा पद है। अब इसको लेकर 22 तारीख को इन्हीं के संदर्भ में सवाल पूछा जाता है। सवाल पूछने वाले का नाम मैंने बता दिया। अब जवाब देने वाले की जवाब देने की जिम्मेदारी फिर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पास आती है। अब उन्होंने कहा है हाँ जी जेसीएम से हमें सुझाव मिले हैं। अब सुझाव के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग सभी से और इनपुट मांगे, यानी जेसीएम ने तो दिया, इसके साथ भी हमने इनपुट मांगे। पहले उन्होंने कहा है कि कौन कौन किस किस को फायदा होगा, तो उन्होंने कहा है वेतन में फायदा होगा, भत्ते फायदा होगा, पेंशन में होगा, ग्रेचुटी में होगा, पेंशनर्स बेनिफिट में, सब में फायदा होगा। और किस किस को फायदा होगा इन्होंने सीधा बताया, केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक की बात की है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, रक्षा बल चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या डिफेंस फोर्सेस हैं, डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी, और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय संस्थाएं इसमें शामिल हैं। अब उस बारी आती है कि जेसीएम ने पॉइंट क्या रखे, बड़ा ठोस पॉइंट रखा। सबसे कहा कि आयोग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की अनुशंसा के संदर्भ में डॉक्टर अक्रॉयड फॉर्मूले में संशोधन के साथ पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं तथा 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को सभ्य सम्मानजनक जीवन निर्वाह के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण संबंधी मामले आदि का निर्धारण करेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 65 वर्षों में जो ढांचा है, बेसिक मूल ढांचा, इसमें बदलाव की जरूरत है। आज जो बुनियादी जरूरत है उनके हिसाब से आपको डॉक्टर अक्रॉयड फॉर्मूले में बदलाव करना चाहिए। बदलाव के लिए उन्होंने कुछ और इसके अंदर सुझाव दिए। उन्होंने कहा सबसे पहले जो फैमिली यूनिट है उसको 3 से 3.6 करना चाहिए। आपने कहा है कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उसको फैमिली यूनिट 3 माना। 0.6 के लिए उन्होंने कहा है माता पिता को आपने शामिल करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अभी जो जरूरतें हैं इस आधुनिक युग में उन सब चीजों को कंसीडर करना चाहिए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अभिभार वेतनमान, उन्होंने पहले बिल जो 18 है 1 से 18, उन्होंने 1 और 2 को विलय करिए, 2 और 3 को, और 1 और 2, 3, 4 और
5 और 6 को विलय की, यानी जो 6 है उसको 3 में कन्वर्ट कीजिए। उन्होंने ये बात सामने रखी और उसके बाद आते हैं उनके असली पॉइंटों की बारी। और उसमें कहा है एमएससीपी का बात प्रावधान क्या है कि इसको और इफेक्टिव बनाइए ताकि प्रमोशन फिजिकल नहीं मिलता है तो उनको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता रहे। उन्होंने कहा है कि 10 साल का इंतजार न करते हुए महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है तो उस समय उन्होंने कहा है एक तो डीए 50% होता है तो उसको मर्ज कर दिया जाए, या आप परसेंटेज और निर्धारण कर सकते हो कि 40 पे, 50 पे, 60 पे, तो उसको बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करने का प्रावधान होता है। 10 साल में इन्फ्लेशन महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो 10 साल का इंतजार न करते हुए आप वेतनमान और पेंशन को कभी भी बीच में उन्हें एक राहत दे सकते हो, यानी अंतरिम राहत देने के लिए उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा पेंशन के बेनिफिट हैं, उन्होंने कहा है डेथ ग्रेचुटी की बात है, ग्रेचुटी की सीलिंग हाइट की बात है, पारिवारिक पेंशन की बात है और 12 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेशन हिस्से की बहाली की जाए, 15 साल नहीं, जो कि कई बार रखा है। ये वित्त मंत्री कह रहे हैं ये पॉइंट उनके पास आ गए हैं। 5 वर्षों के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन एवं पूर्व एवं भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता और मौजूदा सेवानिवृत्त लाभों में आवश्यक सुधारों में काम करना। सीधा सीधा बता दिया, कम्यूटेशन रिकवरी 15 की जगह 12 करिए और आपकी पेंशन बढ़ोतरी का मामला है, यानी 65 साल के बाद 5%, 70 के बाद 75, 65 के बाद 5% और 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद 20, इस तरीके से आप 5% पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान, जो कि संसदीय समिति की सिफारिश है। और उन्होंने कहा है कि पेंशन में समानता, उन्होंने कहा है जिस तरह आर्मी के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान है। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग आए उन्हें सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन बेनिफिट पूरी तरीके से मिले। उन्होंने सीजीएचएस की सुविधाओं के लिए, मेडिकल सुविधाओं और चिकित्साओं के लिए कहा कि पेंशनर्स को बहुत जरूरत है, इसके बारे में रखा। उनके बच्चों की एजुकेशन जो उन्होंने कहा है, उनके सब्सिडी के बारे में बात रखी और उन्होंने तमाम चीजें कहा। और उन्होंने कहा कि हम रक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, यदि हमारे साथ कुछ बैड हैपनिंग होती है तो उसका मुआवजा मिले। तो दोस्तों ये सारी चीजें वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि ये सारे पॉइंट हमें मिल चुके हैं जेसीएम की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और इनके ऊपर हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करेंगे। आयोग की घोषणा हो जाएगी, आयोग इसके ऊपर क्या अपनी सिफारिश देता है और सरकार किसको मंजूर करेगी, कितना क्या चीज समय के हिसाब से प्रभावी होगा, उसके ऊपर उचित निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर 21 जुलाई और 22 जुलाई को आखिर क्या हुआ, यानी मैंने 16 जनवरी 2025 से अभी तक जो अपडेट है आपके सामने रखे। धन्यवाद।